Welcome to Pathshala. Today we will learn about units and measurements. So first we will start with measurement. What is measurement and why it is important? What are units? What are the fundamental units? Who decides the fundamental units? What are the properties of fundamental units? All this stuff. So first we will start with measurement, and we will discuss why measurement is important. Why measurement is important. ठीक, तो आप इसको ढंग से समझो कि किसी भी फिजिकल फिनोमिना के प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन के लिए, कोई भी फिजिकल फिनोमिना है, कुछ भी है, वाटर फ्लो हो रहा है, बॉल्स को आप ऊपर हवा में उछाल रहे हो, बॉल्स नीचे गिर रही हैं, कोई भी फिजिकल प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, कहीं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, कोई भी फिजिकल फिनोमिना अकर कर रहा है, और उस फिजिकल फिनोमिना के प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन के लिए उस फिजिकल फिनोमिना में जो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं उनका मेज़रमेंट बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। अगर वायर में करंट फ्लो हो रही है तो कितनी करंट फ्लो हो रही है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, कितनी हीट जनरेट हो रही है, उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे पता लगेंगी, जब उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम मेज़र करेंगे। हमें करंट मेज़र करना आता हो, हमें टाइम मेज़र करना आता हो, हमें करंट की डायरेक्शन मेज़र करनी आती हो, हमें वायर का रेजिस्टेंस मेज़र करना आता हो, वायर में कितनी हीट जनरेट हो रही है हमें वो मेज़र करना आता हो। ठीक है, तो किसी भी फिज़िकल फिनोमिना के प्रॉपर प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन के लिए उस फिज़िकल फिनोमिना में जो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं उनका मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। क्लियर? ठीक, तो इसमें आप लिख सकते हो वाई मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट। इसमें आप लिख सकते हो फॉर द प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फिजिकल फिनोमिना, फॉर द प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फिजिकल फिनोमिना कॉमा मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज इन्वॉल्व इज वेरी इसेंशियल। क्यों है वो इसेंशियल, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया आप किसी दूसरे यूनिवर्स में किसी दूसरे प्लैनेट पे पहुंच गए हो। आजकल पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी काफ़ी प्रचलित है, और हम मान लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि आप जो है वो किसी दूसरे प्लैनेट, दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गए हो। ठीक, किसी प्लैनेट पे पहुंचे, आपको नहीं पता उस प्लैनेट पे जो लॉ हैं फिजिक्स के वो कौन से लॉ हैं। हो सकता है उस यूनिवर्स में एक एंटायरली डिफरेंट सेट ऑफ लॉज गवर्न करते हों उस यूनिवर्स को, हमारे यूनिवर्स से एकदम अलग ही फिजिक्स के लॉ उस यूनिवर्स में हों। तो मान लिया अब आप वहाँ पहुँच गए, अब आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है, पता लगाना है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या लॉज हैं। तो मान लिया आपने एक बॉल यहाँ से फेंकी, एक कोई पत्थर उठाया सरफेस से, और उस पत्थर को आपने मान लिया कुछ वेलोसिटी से ऊपर फेंका। ठीक, तो ये पत्थर डेफिनेटली ऊपर तक जाएगा, और अगर उस प्लैनेट की ग्रेविटी अगर वहाँ पे लग रही है, ग्रेविटी का लॉ होल्ड कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि ग्रेविटी का जो लॉ है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ ही है कि इन्वर्स क्यूब लॉ है कि इन्वर्स लीनियर लॉ है। हमारे प्लैनेट पे जो, हमारे यूनिवर्स में जो ग्रेविटी का लॉ होता है वो क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो दोनों मासेस के प्रोडक्ट के और उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस प्लैनेट पे आपको नहीं पता है कि कौन सा लॉ है। ठीक है, तो आपने एक पत्थर उछाला और वो कुछ हाइट तक जाएगा और उसके बाद ये वापस नीचे आ जाएगा। ठीक, तो अगर आपको इस फिनोमिना को, ये जो पत्थर उछालने का, हाइट अचीव करने का और वापस लौट के आने का, ये जो फिनोमिना, फिजिकल फिनोमिना हो रहा है, अकर कर रहा है, ठीक है, ये जो फिजिकल एक्सपेरिमेंट आप रन कर रहे हो बेसिकली, अगर इसको आपको प्रिसाइज डिस्क्राइब करना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उसको कितनी इनिशियल वेलोसिटी दी, आपको ये मेज़र करना आना चाहिए कि इसने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन की, वो भी आपको मेज़र करना आना चाहिए। किसी पर्टिकुलर हाइट पे उसके पास कितनी वेलोसिटी थी वो आपको मेज़र करना आना चाहिए। उसने ऊपर तक जाने में कितना टाइम लिया वो आपको मेज़र करना आना चाहिए, और ऊपर से वापस नीचे तक आने में कितना टाइम लिया वो भी आपको मेज़र करना आना चाहिए। ठीक, फिर आप और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट रन करोगे। अभी आपने एक पत्थर उछाला, फिर आप दूसरे मास का कोई पत्थर फेंकने की कोशिश करोगे। ठीक है, मान लिया रिलेटिवली हैवियर पत्थर अब आपने उछाला,
फिर आपने एक छोटा सा पत्थर, उससे कम मास का पत्थर उछाला, फिर आपने देखा कि अगर इन तीनों पत्थर को अगर हम सेम स्पीड से उछालें तो क्या ये सेम हाइट अटेन करते हैं कि अलग अलग हाइट अटेन करते हैं। यानी आप ये भी जानने की कोशिश कर रहे हो कि जो हाइट है, जो मैक्सिमम हाइट अटेंड है, क्या वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, जब तक हम कई सारे एक्सपेरिमेंट रन ना कर लें और उनसे आने वाले रिजल्ट्स का प्रिसाइज मेजरमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं हो, तब तक हम उस फिनोमिना के पीछे जो फिजिकल लॉ वर्क कर रहा है उस लॉ को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, उस लॉ को फिगर आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी अननोन अगर डोमेन में आप एंटर कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशंस। और ऑब्जर्वेशंस का प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन तभी हो सकता है जब तक कि उस ऑब्जर्वेशन में, उस एक्सपेरिमेंट में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, जैसे यहाँ पे हाइट है, टाइम है, वेलोसिटी है, उनका आपको, जब तक आप उनका प्रॉपर मेजरमेंट नहीं कर सकते तब तक आप प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाओगे। जब आपने हाइट्स मेज़र कर ली, आपने हाइट्स पता करा ली, आपने इनिशियल वेलोसिटीज़ मेज़र कर ली, आपने टाइम मेज़र कर लिया, ठीक है, आपने पार्टिकल्स के मास मेज़र कर लिए, ये सारी चीज़ें आपने मेज़र कर ली। अब आप इनके बीच में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने मान लिया u स्पीड से फेंका और उसने कितनी हाइट अटेन की, h। फिर आपने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, u और h में हम रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें आप कांस्टेंट रखोगे। आपने क्या किया, अब स्पीड डबल कर दी, 2u से फेंका, और जब 2u से फेंका तो मालूम पड़ा वो उसने 4h हाइट कवर करी। तो एक रिलेशनशिप आपने यहाँ से एक्सप्लोर कर ली कि जो हाइट है वो u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप 3u से फेंकोगे। जब आप 3u से फेंकोगे तो मालूम पड़ा उसने कितनी हाइट अटेन कर ली, 9h हाइट अटेन कर ली। तो इसका मतलब h जो है वो u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। एक रिलेशनशिप आपने एक्सप्लोर कर ली, एक लॉ, एक प्रिंसिपल जो है वो आपने फिगर आउट कर लिया कि जो हाइट है वो u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर आप स्पीड को डबल करोगे तो हाइट क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर, ठीक। फिर आपने सोचा अच्छा चलो ये चेक करते हैं कि इस प्लानेट पे, इस यूनिवर्स पे मास का कोई रिलेशन है कि नहीं है। तो हो सकता है आपने m मास का ऑब्जेक्ट फेंका हो, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट, उतनी ही स्पीड से फेंका हो, तो उसने h हाइट अटेन की है। फिर आपने 2m मास का ऑब्जेक्ट भी उतनी ही स्पीड से फेंका है, तो आपने मान लिया उसने 2h हाइट अटेन की। फिर आपने 3m मास का ऑब्जेक्ट उतनी ही स्पीड से फेंका, तो मान लिया उसने 3h हाइट अटेन की। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि इस यूनिवर्स में जो हाइट है वो मास के भी प्रोपोर्शनल है। हाइट जो है वो मास के भी प्रोपोर्शनल है। तो 2 लॉ आपने फिगर आउट कर लिए। ठीक है, इसी तरह से आप टाइम के साथ फिगर आउट कर सकते हो। कई सारे एक्सपेरिमेंट रन करने के बाद जब इतने कई सारे लॉज जब आप फिगर आउट कर लोगे, फिर आप पूरी पिक्चर को क्रिएट कर सकते हो कि जो टोटल हाइट है वो मास पे कैसे डिपेंड कर रही है, वो स्पीड पे कैसे डिपेंड कर रही है, वो और चीज़ों पे किस तरह से डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो किसी भी फिजिक्स, किसी भी साइंस के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं ऑब्जर्वेशंस। क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस नहीं होंगे, उन ऑब्जर्वेशंस का प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, तब तक आप कोई भी लॉ को फिगर आउट नहीं कर सकते। जब तक कोई लॉ फिगर आउट नहीं करोगे तब तक कोई किसी भी थ्योरी का डेवलपमेंट, साइंटिफिक थ्योरी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक, तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि मेजरमेंट क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ए प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फिजिकल फिनोमिना, मेजरिंग क्वांटिटीज इन्वॉल्व इज वेरी क्रूशियल। क्लियर। तो अभी तक हमने ये देखा कि मेजरमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, कि मेज़र हम करते कैसे हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मास है या लेंथ है या वॉल्यूम है या स्पीड है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम किस तरह से मेज़र करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज बेसिकली ए कंपैरिजन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट is basically a कंपैरिजन प्रोसेस। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे अगर हमें किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करना है,
ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक यूनिट सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लिया आपके पास एक हैवी ब्लॉक था और आपको उसका मास मेज़र करना है। ठीक है, ये मान लिया एक हैवी ब्लॉक है और आपको इसका मास मेज़र करना है कि इसका मास कितना है। तो सबसे पहले हम एक यूनिट सेलेक्ट करते हैं, एक रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं, एक बेस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि हम एक छोटा सा मास लेके आए और हमने कहा कि चलो ऐसा है, इस छोटे से मास को हम एज ए बेस, एज ए रेफरेंस, एज ए यूनिट, एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। इसको हमने कुछ नाम दे दिया, इसको कह दिया कि चलो, इसको कह दिया कि हम पहला तो हम ऐसा करते हैं कि जो मास है उसको हम कुछ यूनिट्स में मेज़र करेंगे और वो जो यूनिट है वो हमने इसका मास मान लिया और कह दिया कि इसका जो मास है वो ऐसा मान लेते हैं कि इसको हम 1 kg बोलेंगे। इस मास को क्या बोलेंगे हम, 1 किलोग्राम। मास की जो यूनिट मानेंगे, मास को जो मेज़र करने की यूनिट मानेंगे वो kg मानेंगे हम। ठीक, और इस मास को हम लेके आएंगे, एकदम आर्बिट्रेरी होता है, आप किसी को भी 1 kg मान सकते हो। ठीक, तो आपने इसको मान लिया 1 kg। अब हम क्या करेंगे, इस हैवी मास को इस छोटे मास के साथ कंपेयर करेंगे और जब हमने कंपेयर किया तो कंपैरिजन से हमें पता लगा कि ये जो हैवी मास है ये है आपका 20 टाइम्स, इसका जो मास है वो है 20 टाइम्स मास ऑफ जो भी आपने स्टैंडर्ड मास माना है। ये जो स्टैंडर्ड मास माना है इसके 20 टाइम्स है। तो स्टैंडर्ड का हमने मास कितना माना, 1 kg, और इसका मास जो है वो उसके 20 टाइम्स है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 20 kg। क्लियर? ठीक, तो इस तरह से ये कंपैरिजन प्रोसेस जो है वो चलती है। ठीक है, हम सबसे पहले हम क्या मानते हैं, सबसे पहले हम एक यूनिट मानते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक यूनिट मानते हैं, एक रेफरेंस मानते हैं, एक स्टैंडर्ड मानते हैं, एक बेस मानते हैं, और उससे हम बाकी सारे को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जैसे मास के केस में जो हमने माना तो हमने 1 kg मान लिया, अब हम बाकी सबको उस 1 kg के साथ कंपेयर करेंगे। मान लिया कोई छोटा मास है, इसको कंपेयर किया तो ये पता लगा कि ये ऐसे छोटे 2 मास अगर इकट्ठे कर लें तो वो इसके बराबर हो जाता है, यानी इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 1/2 kg। ठीक, कोई और मास हमने लिया, जब इसको इसके साथ कंपेयर किया तो मालूम पड़ा कि ये जो छोटे वाले मास है जो आपका रेफरेंस है उसका ये 2.5 टाइम्स है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 2.5 kg। ठीक है, तो जो कंपैरिजन, जो बेसिकली मेजरमेंट की प्रोसेस है वो बेसिकली कंपैरिजन की प्रोसेस है। सबसे पहले हम एक यूनिट मानते हैं, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बेस मानते हैं और उससे हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा Q, जब हम मेज़र करेंगे तो उसके अंदर 2 चीज़ें होंगी, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इनटू साइज ऑफ ए यूनिट। जैसे इसके मास को हमने मेज़र किया कंपैरिजन के थ्रू, तो इसका जो मास आएगा, इसका जो मास का मैग्नीट्यूड आएगा, मास आएगा, वो कितना आएगा, वो 20 kg है। 20 उसमें क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो kg है वो क्या है, उस साइज़ का यूनिट है, वो 20 टाइम्स 1 kg है। उसको आप क्या लिख सकते हो, 20 टाइम्स 1 kg। क्लियर? ठीक, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेज़रमेंट होगा Q, वो हमेशा n इंटू यू की फॉर्म का होगा। n उसमें क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और u क्या होगी, उसकी यूनिट होगी। ठीक, जैसे कि मान लिया एक ऑब्जेक्ट था और जब आपने उसका मास कंपेयर किया तो उसका मास 3 kg आया, तो Q इक्वल टू कितना आ गया, 3 kg। यानी यूनिट अपने क्या मानी थी, 1 kg, और उस यूनिट से जब कंपेयर किया इसका मास तो 3 टाइम्स आया। ठीक है, हो सकता है कोई और पर्सन है, उसने यूनिट मानी है 1 ग्राम्स, उसने यूनिट क्या मानी है, 1 ग्राम्स, और जब उसने अपनी यूनिट के साथ एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा जिसका मास 1 ग्राम उसने माना होगा, और उसने अपनी यूनिट के साथ जब इसको कंपेयर किया तो मालूम पड़ा इसका मास जो आया वो आया 3000 ग्राम्स। 3000 ग्राम्स। ठीक, ये डिफरेंट यूनिट है, ये डिफरेंट यूनिट है। जब इस यूनिट के साथ कंपेयर किया तो मास 3 टाइम्स ज़्यादा आया, जब इस यूनिट के साथ कंपेयर किया तो मास 3000 टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन मास तो सेम ही होगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट सेम है।
इसका मतलब 3 kg जो होगा वो किसके बराबर होगा, आपका 3000 ग्राम्स के बराबर होगा। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आपने इसे यूनिट 1 में मेज़र किया है तो इसका मास आया N1U1, और अगर आपने इसको किसी और यूनिट में मेज़र किया तो इसका मास आया N2U2। तो N1U1 किसके बराबर होगा, N2U2 के बराबर होगा। यूनिट्स चेंज करने से न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का मास है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो उतना ही है। ठीक, तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि यूनिट जितनी बड़ी होती जाएगी आपकी, न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। केजी यूनिट जो है वो ग्राम से बड़ी है, तो इस केजी के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी। ग्राम यूनिट छोटी है तो उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी। तो इसका सीधा सा मतलब है यूनिट आपकी जितनी बढ़ती जाएगी, बिगर द यूनिट स्मॉलर द न्यूमेरिकल वैल्यू, और स्मॉलर द यूनिट बिगर द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। लिख सकते हैं इसको हम, बिगर द यूनिट स्मॉलर द न्यूमेरिकल वैल्यू, स्मॉलर द न्यूमेरिकल वैल्यू, और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। क्लियर? तो अभी तक हमने ये देखा कि मेज़रमेंट की प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक यूनिट डिफाइन करनी पड़ती है, और फिर उस यूनिट से हम अपने ऑब्जेक्ट की जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जैसे मास के केस में हमने एक यूनिट मान ली थी कि थोड़ा सा मास ले लिया और उसको हमने कह दिया कि ये इसको आज के बाद इसको हम 1 kg बोलेंगे, और उस 1 kg के जितने टाइम्स ऑब्जेक्ट का मास होगा उतने kg उसका मास हो जाएगा। ठीक है, किसी और ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया, उसका मास उस यूनिट के 5 टाइम्स था, तो अब उसका मास हम बोलेंगे 5 kg। ठीक, तो अब सवाल ये उठता है कि ये यूनिट्स कौन डिसाइड करता है। ये तो रैंडम आर्बिट्रेरी हो सकती हैं, कोई कह रहा है मैं इसको 1 kg मानता हूँ, कोई कह रहा है मैं इसको कुछ और मानता हूँ, मैं इसको कुछ और मानता हूँ, कोई पाउंड बता रहा है, कोई ग्राम बता रहा है, कोई कुछ मेज़र कर रहा है। ठीक है, तो यूनिट्स कैसे डिसाइड की जाती हैं और कौन डिसाइड्स करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कौन डिसाइड करता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे कैसे डिसाइड की जाती हैं। ठीक, तो पेरिस में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ठीक, शॉर्ट फॉर्म इसकी है CGPM। एक्चुअली ये फ्रेंच जो इसका नाम है उसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और ये इसका जो है वो इंग्लिश वर्जन है, इसलिए मैच नहीं करती है। ठीक है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, शॉर्ट फॉर्म क्या है, CGPM। ठीक है, ये डिसाइड करती है यूनिट्स को, लेकिन इंटरनेशनल एग्रीमेंट के साथ। ठीक है, सभी कंट्रीज़ जो होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, तो ये अपनी मीटिंग बुलाते हैं, कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, और उसमें पूरे एक जनरल इंटरनेशनल एग्रीमेंट के साथ जिस यूनिट पे सभी लोग एग्री होते हैं तो उसी यूनिट को फिर ये रख लेते हैं। ठीक है, तो दे डिसाइड द यूनिट्स विद इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ठीक, और उसको वो कहते हैं, उसका नाम क्या दिया गया है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI सिस्टम भी कहते हैं उसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और शॉर्ट फॉर्म क्या है उसकी, SI सिस्टम। ठीक, SI। अब फिर से आप कहोगे कि ये तो इसकी शॉर्ट फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो शॉर्ट फॉर्म है वो उसके फ्रेंच टर्म की शॉर्ट फॉर्म है, सिस्टम ए, इंटरनेशनल ए, इस तरह से होता है वो। ठीक है, SI सिस्टम कहते हैं उसको। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि नेशनली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को डेवलप करने की जो साइंस होती है उसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं, मेट्रोलॉजी।
मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ डेवलपिंग नेशनली एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए नेशनली और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स को डेवलप करने की जो साइंस है उसको हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी। ठीक, तो कौन डिसाइड करता है यूनिट्स? वो चीज़ क्लियर हो गई। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, CGPM उसकी शॉर्ट फॉर्म है, और वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के साथ यूनिट्स को डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो उन्होंने सिस्टम क्रिएट किया हुआ है उसको कहते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? SI सिस्टम। जो साइंस रिलेटेड है, जो साइंस है यूनिट्स को डेवलप करने की, उसको हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, हाउ यूनिट्स आर डिसाइडेड। यूनिट्स कैसे डिसाइड की जाती हैं? ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी है। सबसे पहली बात तो जो यूनिट है, जो आपकी चॉइस है स्टैंडर्ड यूनिट के लिए, रेफरेंस के लिए, वो आर्बिट्रेरी होती है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इतने मास को हम 1 kg बोलें, कि इतने मास को हम 1 kg बोलें, कि इतने मास को 1 kg बोलें, कि वो कुछ भी उनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि हम उसको चूज़ करें जिस पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो, जिस पे सभी लोग हाँ कर दें। वरना इंडिया में कुछ और मास को 1 kg कह रहे हैं, रशिया में किसी और मास को 1 kg कह रहे हैं, चाइना में किसी और मास को 1 kg कह रहे हैं। अब चाइना से कोई प्रोडक्ट आया, उसके पैकेट पे लिखा था 1 kg इतने रुपीज़, हमने खरीद लिया। हमने सोचा हमारे 1 kg के हिसाब से है। जब घर पे ले गए उस पैकेट को खोला तो मालूम पड़ा उसमें जो मास था वो कम निकला। अब उन पे केस भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कह देंगे हमारे यहाँ तो 1 kg भाई इतना ही होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूनिट्स जो हैं वो आर्बिट्रेरीली चूजन होती हैं, बट दे मस्ट हैव इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। तो यूनिट्स कैसे डिसाइड की जाती हैं? तो उसमें पहला पॉइंट क्या आया? यूनिट्स आर आर्बिट्रेरीली चूजन। विद इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। ट्रेड और कॉमर्स के लिए, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो यूनिट्स हों वो इंटरनेशनली सेम हों, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी आप यूनिट्स चूज़ कर रहे हो, जो भी आप स्टैंडर्ड चूज़ कर रहे हो, वो इनवेरिएबल हो। इनवेरिएबिलिटी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसका फिजिकल कंडीशंस के साथ उसके अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे कि आपने मान लिया 1 मीटर मेज़र किया, आपने कहा कि इतनी लेंथ को हम 1 मीटर बोलेंगे। आपने एक स्केल बना के दे दिया, मान लिया आयरन का आपने एक स्केल बना के दे दिया और कह दिया कि ये जो स्केल की लेंथ है ये 1 मीटर हम कहेंगे, और ये लेंथ ये स्केल आपने पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि आप जो कुछ भी नापोगे, कपड़ा नाप के बेचो या ज़मीन बेचोगे नाप के, ठीक है, जो जिस किसी की भी लेंथ मेज़र करनी है तो आप इस स्केल से मेज़र करोगे और ये लेंथ 1 मीटर है। अब क्या हुआ, आपने जिस मटेरियल का बनाया था ये स्टैंडर्ड, वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ एक्सपेंड होता है, फिजिकल कंडीशन चेंज करने के साथ वो चेंज हो रहा है। ये जो स्टैंडर्ड है वो फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो गर्मियों में ये बढ़ के इतना हो जाता है मान लिया, और जब ठंड पड़ती है तब ये सिकुड़ के इतना हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। गर्मियों में ये क्या कर जाता है? इलोंगेट हो जाता है। तो अब ये इनवेरिएबल नहीं हुआ, ये तो वेरिएबल हुआ। तो लोग कहेंगे ठंड में कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, ठंड में ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए, गर्मियों में खरीदो, क्योंकि गर्मियों में मीटर स्केल की लेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक, तो इससे भी बहुत ज़्यादा रैंडमनेस क्योस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो स्केल जो होना चाहिए, जो यूनिट होनी चाहिए, जो आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? इनवेरिएबल होना चाहिए। इनवेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि इट मस्ट बी एक्यूरेटली डिफाइंड एंड शुड नॉट चेंज विद चेंजिंग फिजिकल कंडीशंस। लिख सकते हो आप इसको, इट मस्ट बी एक्यूरेटली डिफाइंड एंड शुड नॉट चेंज विद चेंजिंग फिजिकल कंडीशंस।
लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम एक्सेट्रा। क्लियर? तो ये सेकंड कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन क्या होती है? अवेलेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जनरल पब्लिक के लिए ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए इसके रिप्लिका। आपने 1 मीटर डिफाइन कर दिया, ठीक है, लेकिन अब ये जो स्केल है ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जिस मटेरियल का आपने डिफाइन किया है वो मटेरियल बहुत महंगा है, तो उसके स्केल बहुत ज़्यादा नहीं बनाए जा सकते, हर कोई नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी भी एक बड़ा इशू हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? रिप्लिकाज ऑफ द स्टैंडर्ड should be available easily। ठीक है, रिप्लिका हम अलग अलग मेटल के बनाएंगे, सस्ते से सस्ते रिप्लिका भी बनाएंगे, महंगे से महंगे रिप्लिका भी बनाएंगे। ठीक है, जिनमें जैसे मान लिया अगर हम मास की बात करें, जो मास को मेज़र करने वाले जो वेट्स होते हैं, ठीक है, वो हम सस्ते से सस्ते आयरन के भी बनाते हैं, उनको हम फिर कॉपर के भी बनाते हैं, उनको हम अलग अलग मेटल्स के भी बनाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में उनको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जिस इंडस्ट्री में मास में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसमें हम सस्ते रिप्लिका यूज़ करेंगे। जैसे कि सब्जी मंडी में आप आलू लेने गए मान लिया, ठीक है, अब वो 1 kg है कि 1.001 kg है या 0.9998 kg है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत टेम्परिंग भी हो जाती है तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पे जो रिप्लिका यूज़ किए जाएंगे वो सस्ते रिप्लिका यूज़ किए जाएंगे। लेकिन अगर ज्वेलरी का मार्केट है, ज्वेलरी के मार्केट में जो रिप्लिका यूज़ किए जाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा सफोस्टिकेटेड, और जिसमें वेरिएशन न के बराबर हो वो रिप्लिका यूज़ किए जाएंगे। ठीक, या फिर मान लिया नैनो टेक्नोलॉजी की कोई लैब है, उसमें जो रिप्लिका यूज़ किए जाएंगे वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रिप्लिका यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो थर्ड इंपॉर्टेंट जो बात है वो है अवेलेबिलिटी, कि जो रिप्लिका हैं स्टैंडर्ड्स के वो ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए सभी क्वालिटीज़ में। ठीक, तो ये 3-4 पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं कि यूनिट्स जो चूज़ की जाती हैं, कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट चूज़ की जा रही है तो इतने सारे पॉइंट हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं। पहली बात तो वो आर्बिट्रेरी होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस पर इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनवेरिएबिलिटी। ठीक, तीसरी इंपॉर्टेंट क्या है? अवेलेबिलिटी। ठीक, अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इनवेरिएबिलिटी और अवेलेबिलिटी, इन दोनों में से किस चीज़ को हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए, किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए, कि जो आपका स्टैंडर्ड है वो इनवेरिएबल हो या अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे कि पुराने टाइम में जो ज़मीन वगैरह बिकती थी तो वो हाथ के हिसाब से बिकती थी, कितने हाथ ज़मीन है, हाथ से नाप लेते थे। अपना हाथ जो अपनी एल्बो से लेकर हाथ तक की जो लेंथ है वहाँ से हम नापना शुरू कर देते, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 5 हाथ, 10 हाथ, कितने हाथ ज़मीन है। कपड़ा भी हाथ के हिसाब से बिकता था। ठीक है, क्योंकि हाथ जो है वो ईजिली अवेलेबल है, हर किसी के पास है, हर कोई नाप सकता है, लेकिन वो इनवेरिएबल नहीं है। कोई किसी का हाथ लंबा है, किसी का हाथ छोटा है। ठीक, तो जो सस्ती चीज़ें हैं उसमें हम अवेलेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, इनवेरिएबिलिटी पे थोड़ा कम फोकस कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें महंगी होती जाएंगी, जैसे जैसे मेज़रमेंट का प्रिसीजन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अवेलेबिलिटी को हम पीछे हटाते जाएंगे और इनवेरिएबिलिटी को हम आगे रखते जाएंगे। ठीक, साइंटिफिक रिसर्च में जो इनवेरिएबिलिटी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इनवेरिएबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन अवेलेबिलिटी। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड स्टैंडर्ड। अभी तक तो हम इन दोनों को इनवेरिएबली एक्सचेंजेबली यूज़ करते आए हैं, यूनिट को स्टैंडर्ड को यूनिट भी कह रहे थे, रेफरेंस, स्टैंडर्ड, यूनिट, बेस, कुछ भी। ठीक है, लेकिन यूनिट और स्टैंडर्ड में एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है। लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है? 1 मीटर।
ठीक। स्टैंडर्ड क्या हुआ, तो उस 1 मीटर को फिजिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक स्केल बनाया, किसी भी मेटल का किसी भी चीज़ का एक स्केल बनाया और उस पर 2 मार्क बनाए और कह दिया कि इन दोनों मार्क के बीच का जो सेपरेशन है इसको हम बोलेंगे 1 मीटर। तो किसी भी यूनिट को फिजिकली शो करने के लिए, फिजिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। तो ये जो स्केल है ये क्या बन गया, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड। ये यूनिट नहीं है, ये क्या है, स्टैंडर्ड। यूनिट क्या है आपकी, ये जो 1 मीटर है ये यूनिट है, ठीक है। एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज होने के साथ कभी यूनिट नहीं चेंज करती। यूनिट तो 1 मीटर है तो मीटर ही रहेगी, लेंथ की यूनिट मीटर है तो वो मीटर ही रहेगी। टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, उससे यूनिट में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन स्टैंडर्ड में चेंज होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड भी मॉडिफाई होगा, स्टैंडर्ड के अंदर इलोंगेशन होना शुरू हो जाएगा, एक्सपेंड करना शुरू कर देगा स्टैंडर्ड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, यूनिट नेवर चेंजेस विद एक्सटर्नल कंडीशंस। यूनिट never changes with external conditions। ऐसा नहीं होगा कि गर्मियां हैं, ठंड है तो यूनिट मीटर है, और गर्मियां पड़नी शुरू हुई हैं तो यूनिट हम कुछ और चेंज, मीटर को हम जीटर कहना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यूनिट नेवर चेंजेस विद एक्सटर्नल कंडीशन। बट जो स्टैंडर्ड है वो उस यूनिट को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस पर ही रिप्रेजेंट करेगा। ये जो स्टैंडर्ड है ये 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हर एक्सटर्नल कंडीशन में, हर टेम्परेचर पे ये 1 मीटर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर होगा, उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे ये जो स्टैंडर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, बट स्टैंडर्ड represents that unit only at a particular set of external conditions, only at a particular set of external conditions। जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं वो स्टैंडर्ड को मॉडिफाई कर सकती हैं, लेकिन वो यूनिट को मॉडिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल परसेप्ट है और ये उसका क्या है, प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। अभी तक हमने डिस्कस किया कि यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें एक यूनिट डिसाइड करनी पड़ती है, ठीक है। यूनिट कौन डिसाइड करता है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ठीक। जो यूनिट्स का उन्होंने सिस्टम बनाया है उसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई सिस्टम, ठीक है। यूनिट्स डिसाइड करने के लिए, किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट को चूज़ करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हमें देखनी पड़ती हैं, वो सारी कंडीशंस हमने देखी। क्लियर, ठीक है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि कितनी यूनिट्स हमें डिसाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, देयर आर मैनी फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, फोर्स है, इम्पल्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वर्क, हीट, टेम्परेचर, एनर्जी, चार्ज, करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, प्रेशर, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इन्यूमरल नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो क्या हमें इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो क्या हमें हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक एक यूनिट डिफाइन करनी पड़ेगी? तो ऐसा तो बहुत सारी यूनिट्स हो जाएंगी, क्योंकि इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाएगी, ठीक है। हर किसी के लिए यूनिट डिटरमाइन करो, उसकी डेफिनेशन लिखो, उसका स्टैंडर्ड बनाओ, ठीक। तो इतनी ज़्यादा सिचुएशन मैसी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होती। नॉट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लिया हमने डिस्टेंस, यानी जो लेंथ होता है, डिस्टेंस की यूनिट हमने मान ली, एज्यूम कर ली कि डिस्टेंस को हम मीटर्स में नापेंगे, ठीक।
और टाइम को हमने कह दिया कि टाइम की यूनिट हमने एक बना ली, टाइम को हमने कहा कि हाँ टाइम को हम सेकेंड्स में नापेंगे। तो जो स्पीड आएगी, तो स्पीड की आपको, स्पीड एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड जो होती है वो एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करती है, क्योंकि स्पीड होती क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो स्पीड एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, बट इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और टाइम पे डिपेंड करती है। तो अगर डिस्टेंस की यूनिट आपने मान ली है और टाइम की यूनिट मान ली है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम की जो यूनिट होगी वही किसकी यूनिट बन जाएगी, मीटर की, वही किसकी यूनिट बन जाएगी, स्पीड की यूनिट बन जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, 1 मीटर, मीटर सिंपली। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट बन जाएगी, आपकी स्पीड की यूनिट बन जाएगी। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एरिया है, एरिया जो होता है किसी भी स्क्वायर का एरिया अगर हम देखें तो वो साइड का स्क्वायर होता है, साइड का जब स्क्वायर कर देंगे तो वो एरिया आ जाएगा। कोई भी स्क्वायर है आपका, तो साइड की जो लेंथ है उसको हम मीटर्स में नापेंगे, साइड जो लेंथ है वो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया जो है वो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। या वॉल्यूम देखें, अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम किसी भी क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो साइड क्यूब के बराबर होता है। ठीक, वॉल्यूम एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है और जो साइड है वो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अगर हमने साइड की फिजिकल क्वांटिटी को मान लिया है, मान लिया डिस्टेंस को मीटर में नाप रहे हैं हम, तो एरिया की जो फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी, एरिया जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट सिंपली क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर। इसी तरह से वॉल्यूम की जो यूनिट आ जाएगी वो सिंपली क्या आ जाएगी, मीटर क्यूब। ठीक, तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन रिलीफ है हमारे लिए क्योंकि सारी फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक सेट कंसीडर करेंगे, कुछ क्वांटिटीज़ को लेके एक सेट बनाएंगे, और वो क्वांटिटीज़ कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि बाकी बची हुई सारी क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखी जा सकें। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सेट डिफाइन करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का हम सेट बनाएंगे कुछ। ठीक है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उसमें से कुछ क्वांटिटीज़ हम छांट के ग्रुप बनाएंगे, और उसमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रखेंगे, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सेट में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रखेंगे, उनमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसमें जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आप रखोगे वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हों। हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें हम डिस्टेंस को भी रख लें, लेंथ को भी रख लें, टाइम को भी रख लें और स्पीड को भी रख लें, वो यूज़लेस है, क्योंकि स्पीड जो है वो लेंथ और टाइम के टर्म्स में डिटरमाइन कर सकते हो आप, तो स्पीड को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जितनी कम से कम हो सकती हैं वो हम रखेंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बाकी बची हुई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो सारी क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस होनी चाहिए। ठीक है, तभी उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहने का फ़ायदा है, ताकि बाकी जितनी भी बची हुई हैं, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, ऑल अदर must be expressed in terms of the fundamental quantities. ठीक, तो जब इस तरह से सिस्टम बनाया गया फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का, तो जो आपकी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स थी
उसने 1971 में डिसाइड किया कि हम 7 बेस क्वांटिटीज़ या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कंसीडर करेंगे, और बाकी सारी क्वांटिटीज़ पे जब रिसर्च की गई तो पता लगा कि बाकी सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखी जा सकती हैं. ऑल द रेस्ट क्वांटिटीज़ कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न. वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी थी वो अब हम देखने जा रहे हैं. तो इस लाइन में लिखेंगे हम फंडामेंटल क्वांटिटी. यहाँ पे लिखेंगे उसके लिए जो यूनिट हमने डिफाइन किया है उसका नाम क्या है, नेम ऑफ यूनिट, और यहाँ पे उसका सिंबल क्या है. ठीक, तो पहली 3 तो सबको पता होती हैं अक्सर, लेंथ, मास एंड टाइम. लेंथ, मास एंड टाइम. लेंथ के लिए जो यूनिट बनाई उसको उन्होंने क्या कहा, मीटर, और उसका सिंबल क्या रखा, स्मॉल एम. मास के लिए जो यूनिट बनाई उसका नाम क्या रखा, किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या है, स्मॉल के इंटू जी. कैपिटल के जी नहीं है, स्मॉल के जी. टाइम जो बनाई उसकी यूनिट क्या रखी उन्होंने, सेकेंड. उसका सिंबल क्या है, स्मॉल एस. सिंपल. फिर आई आपकी इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट, उसकी यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेज़र करेंगे, एम्पियर में. किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसमें हम लिखेंगे कितने एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रही. और एम्पियर का जो सिंबल है वो कैपिटल ए है. फिर आता है टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेज़र करते हैं हम केल्विन में, लॉर्ड केल्विन के नाम पे रखा गया है, और केल्विन का जो सिंबल होता है वो कैपिटल के है. 5 क्वांटिटी हो गई. उसके बाद है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस है, मान लिया गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या किसी चीज़ के भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको हम किस में मेज़र करेंगे, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको हम मोल में मेज़र करते हैं. उसकी यूनिट क्या है, मोल. किसी भी चैम्बर में गैस भरी हुई है तो हम उसमें लिखेंगे कि उसमें कितने मोल गैस है, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, कितने मोल गैस है. ठीक है. 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हम जब मोल की डेफिनेशन देखेंगे तब पढ़ेंगे. ठीक. 1 एम्पियर करंट कितनी होती है, कितनी करंट फ्लो हो रही हो, तब हम उसको 1 एम्पियर बोलेंगे. तो जब हम एम्पियर की डेफिनेशन देखेंगे तब हम उसको पढ़ेंगे. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल में लिखते हैं, मोल है इसकी यूनिट, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म में जो सिंबल है वो सिंपली MOL है. MOL, ई बस हटा दिया गया. नेम ऑफ द यूनिट MOLE, सिंबल ऑफ द यूनिट MOL. और एक और आती है 7th और लास्ट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ठीक है. कोई लाइट सोर्स है, उसकी कितनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, कितनी वो लाइट दे रहा है, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो एमिट कर रहा है, उसको ये मेज़र करता है. और इसकी जो यूनिट का नाम है उसको कहते हैं कैंडेला. कैंडल से आप याद कर सकते हो, कैंडल है वो भी लाइट प्रोड्यूस करती है, कैंडेला. कैंडेला की शॉर्ट फॉर्म जो सिंबल है वो स्मॉल c/d है, स्मॉल cd. तो ये जो हैं वो टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं. उनके नाम कौन कौन सी 7 मानी है स्टैंडर्ड, कौन कौन सी 7 हमने मानी है SI सिस्टम में, उनके नाम, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के नाम, उनकी यूनिट के नाम और उनके सिंबल. ठीक है. इसके अलावा इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी डिफाइन की गई हैं. Besides the 7 fundamental quantities, besides the 7 fundamental units, 2 supplementary units are defined. एक तो है प्लेन एंगल के लिए,
और इसकी जो यूनिट है वो है रेडियन, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है RAD। प्लेन एंगल तो सिंपल होता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ढंग से देखना है इसको। मान लिया एक कर्वेचर है, ये किसी सर्कल का पार्ट है ये, और वो जो कर्व है वो अपने सेंटर पे कुछ एंगल, प्लेन एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है। तो जो थीटा की डेफिनेशन होती है वो सिंपल होता है, वो होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये जो आर होगी रेडियस आर, और ये क्या है, ये आर्क लेंथ है, ए बी आर्क मान लेते हैं। तो प्लेन एंगल की डेफिनेशन क्या है, प्लेन एंगल की डेफिनेशन है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक, उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, RAD। ये प्लेन एंगल है। दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल, जब सिचुएशन 3D में हो। इसी को अगर 3D में अगर हम कन्वर्ट करें, कुछ इस तरह से, जैसे कि कोन है ये, ठीक। तो कोन का ये जो एरिया है, मान लिया ये एरिया है A0, और इस कर्वेचर ने, इस कर्व्ड एरिया ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, ये थीटा अब नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हम सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं, और सॉलिड एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। उसको कुछ भी नाम दे देते हैं, ओम का साइन होता है ये, उससे रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड एंगल को। तो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन सिंपली होती है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सॉलिड एंगल जो होता है 3D में जो होता है वो होता है एरिया, जैसे कप होता है, सॉफ्टी का कप जो होता है, कोन जो होता है, तो कोई उस जैसी शेप है, तो जो ऊपर का एरिया होता है अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के लिए जो यूनिट हमने डिफाइन की है वो है आपकी स्टेरेडियन। और शॉर्ट फॉर्म इसको है SR से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका क्या है, SR। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उसके साथ 7 फंडामेंटल यूनिट्स मिली हैं आपको, और उसके साथ ये 2 जो हैं वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स इनके लिए डिफाइन की गई हैं। एक प्लेन एंगल है और एक क्या है, सॉलिड एंगल है। उसके साथ कुछ प्रीफिक्सेस भी देख लेते हैं। SI प्रीफिक्स, जैसे शुरू करते हैं 10⁻⁴ मान लिया 6 से। 10⁻⁶ को सब जानते हैं क्या कहते हैं, मेगा। कई बार आपने सुना होगा मेगावाट, कोई पावर प्लांट गवर्नमेंट ने लगाया है तो उसकी कैपेसिटी कितनी पावर जनरेट कर रहा है, तो 100 मेगावाट, 500 मेगावाट, 2000 मेगावाट। तो मेगा मतलब क्या होता है, 10⁻⁶। ठीक, इसी तरह से होता है 10⁻⁻⁶, उसको हम कहते हैं माइक्रो। जो बैक्टीरिया का साइज होता है वो माइक्रोमीटर में होता है, माइक्रोन्स में होता है। ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर को हम क्या लिखेंगे, माइक्रोमीटर। क्लियर, 10⁻+6 मेगा, 10⁻⁻6 माइक्रो। अगर 10⁻9 है तो इसको कहते हैं हम गीगा। ये काफ़ी यूज़ होता है जब भी हम कोई हार्ड डिस्क खरीद के लाते हैं, पेन ड्राइव खरीद के लाते हैं, तो उससे पूछते हैं ये कितने GB की है, 10 GB, 5 GB, 12 GB, 8 GB, 16 GB, कितने GB की है ये। ठीक, तो जो गीगा है, GB में G जो होता है वो गीगा होता है, और B जो होता है वो बाइट्स होता है। तो 1 गीगाबाइट, 1 GB जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 10⁻9 बाइट्स। स्टोरेज की यूनिट होती है, स्टोरेज कैपेसिटी की यूनिट है ये बाइट्स कंप्यूटर्स में। तो गीगा का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पे। उसी तरह से 10⁻⁻9 होता है, इसको हम कहते हैं नैनो। ठीक, आजकल नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी चर्चा में रहती है। तो नैनो जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली किस डोमेन की टेक्नोलॉजी है, वो 10⁻⁻9 के ऑर्डर की जब डोमेन में बात होती है और वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो क्या है, वो है नैनो टेक्नोलॉजी। जब हम उस ऑर्डर की चीज़ों के साथ कुछ
गेम खेलना शुरू करते हैं तो वो किस में आएगा, वो नैनो टेक्नोलॉजी में आएगा। इसी तरह से आता है आपका 10⁻12, ये होता है आपका टेरा। जो बड़ी हार्ड डिस्क आती हैं वो टेराबाइट्स में आती हैं, 1 टेराबाइट, टीबी कहते हैं उसको। आजकल कंप्यूटर खरीदने जाओ तो बताएगा वो हार्ड डिस्क, इसमें जो हार्ड डिस्क है वो 1 टीबी है कि 2 टीबी है। टेराबाइट्स, गीगाबाइट से भी 1000 टाइम्स ज़्यादा है टेराबाइट, ठीक। इसी तरह से 10⁻−12 जब आएगा तो इसको हम कहते हैं पिको, ठीक है। एटम का जो साइज होता है वो पिकोमीटर के ऑर्डर का होता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे ऊपर जाएंगे 10⁻15 तो ये पेटा। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो पेटा फ्लॉप्स में नापी जाती है। पेटा फ्लॉप्स, एक फ्लॉप जो होती है वो होता है 1 कैलकुलेशन पर सेकेंड। तो जो सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड होती है वो हम ऐसे नापते हैं कि वो 1 सेकेंड में कितनी कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकता है वो पर सेकेंड, तो उतना ही ज़्यादा वो फास्ट एफिशिएंट कंप्यूटर होता है, ठीक। तो पेटा 10⁻15। इसी तरह से 10⁻−15 आता है तो इसको हम कहते हैं फेमेटो। जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो इस ऑर्डर का होता है, 10⁻−15 के ऑर्डर का, ठीक। एक और पढ़ लेते हैं 10⁻18। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बस लिख लेते हैं, एक्सा कहते हैं इसको, एक्सा। और इसी तरह से यहाँ पे 10⁻−18 होगा और इसको बोलेंगे एटो, ATTO, एटो। ये सारे क्या हैं, SI प्रीफिक्सेस हैं। SI सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में, जो लेंथ है वो आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, और उसकी जो यूनिट होगी वो फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट होगी। तो अब हम देखने जा रहे हैं जो टोटल 7 आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मीटर से। तो 1 मीटर जो लेंथ की यूनिट है 1 मीटर, वो किस तरह से डिफाइन की गई है, ठीक है। तो मीटर को डिफाइन करने के लिए जो हमने यूज़ किया है वो हमने लाइट को यूज़ किया है, क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है वो वैक्यूम में कांस्टेंट वैल्यू होती है। और वो कितनी होती है, तो वैक्यूम में 1 सेकेंड में लाइट जितना ट्रैवल करती है, जो लाइट की स्पीड जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है 299,792,458 मीटर्स पर सेकेंड। इसको हम अप्रॉक्सीमेट कितना लिख लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन अब मेज़रमेंट की बात है तो हम प्रिसाइज डेफिनेशन लिखेंगे, जो जिस तरह से मीटर को डिफाइन किया गया है। तो 1 सेकेंड में ये इतने मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, ठीक। तो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में लाइट कितना टाइम लगाएगी, तो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा वो होगा 1/299,792,458 सेकेंड, ठीक। तो 1 मीटर कैसे डिफाइन किया गया है, 1 मीटर लिखना है आपको। 1 मीटर इज defined as the distance traveled by light. 1 meter is defined as the distance traveled by light in vacuum in 1/299,792,458 second. Distance traveled by light in vacuum in this much of time. उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया 1 मीटर। क्लियर। अब आते हैं किलोग्राम की डेफिनेशन पे। जो मास की यूनिट है किलोग्राम, वो किस तरह से डिफाइन की गई है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम, उसके लिए जो स्टैंडर्ड बनाया गया वो बेसिकली प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसको हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। कुछ इस तरह से होगा वो, ठीक। तो ये एक सिलेंडर बनाया है, क्या डायमेंशन है इसकी, क्या मेटेरियल है, पहले वो सारा डिस्कस करते हैं। और उसके मास को हमने मान लिया है कि उसके मास को हमने क्या कहा है कि वो उसका मास होगा 1 किलोग्राम, ठीक है। ये किस मेटेरियल का बना हुआ है, तो ये है प्लेटिनम
इरिडियम एलॉय, इरिडियम एलॉय। प्लेटिनम इसमें 90% है इस एलॉय में, इरिडियम इसमें 10% है। ठीक, उसमें कुछ खास बातें होती हैं कि जो इरिडियम है वो इसमें इसलिए मिलाया गया है ताकि इसकी जो हार्डनेस है उसको वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है इसने। इरिडियम को प्लेटिनम में मिलाने पे जो इस एलॉय की हार्डनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और प्लेटिनम क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि पहली बात तो इसकी हाई डेंसिटी होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो 21 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी से ये 21 गुना ज़्यादा भारी होता है। ठीक, तो आप सोच रहे हो 1 किलोग्राम का जो प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर होगा वो साइज में कितना छोटा होगा, 21 गुना ज़्यादा भारी है वो। और दूसरी बात क्या है, जो प्लेटिनम होता है वो एक्सटर्नल वो जो होता है वो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, उसका आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मेटल का एलॉय है ये एलॉय हमने चूज़ किया। ये क्लियर होना चाहिए आपको। प्लेटिनम उसमें कितना है, इरिडियम कितना है। इरिडियम डालने से फ़ायदा क्या होता है कि उसकी हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। प्लेटिनम का इस यूज़ क्यों कर रहे हैं, उसकी 2 मेन वजह हैं। पहले तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता आसानी से, और दूसरा क्या, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत छोटा सा सिलेंडर हमें बनाना पड़ेगा। कितना बड़ा सिलेंडर बनाना पड़ेगा, तो जो सिलेंडर है उसकी जो हाइट है और उसका जो डायमीटर है ये दोनों ही बराबर हैं, और वो कितने हैं, वो हैं आपके अप्रॉक्सीमेट 39 मिलीमीटर, यानी ये 3.9 सेंटीमीटर, सिर्फ 3.9 सेंटीमीटर साइज़ है उसका। हाइट भी 3.9 सेंटीमीटर और जो उसकी डायमीटर है वो भी 3.9 सेंटीमीटर है। जब किसी भी सिलेंडर का हाइट और डायमीटर दोनों बराबर होते हैं उसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। स्पेशल नाम होता है उसके लिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक, राइट सर्कुलर सिलेंडर का सीधा सा मतलब क्या हुआ, जिसकी हाइट ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर किसको कहते हैं, जिस सिलेंडर की हाइट और डायमीटर दोनों क्या हों, बराबर हों, उसको क्या बोलेंगे हम, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का बनाया गया है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी हाइट कितनी है, हाइट और डायमीटर दोनों ही कितने हैं, अप्रॉक्सीमेट 39 मिलीमीटर के बराबर हैं, और उसके मास को हमने क्या कहा है, उसके मास को हमने कहा है 1 kg। तो इसके मास को हमने माना है 1 kg। ये है आपका स्टैंडर्ड। ठीक, तो प्लेटिनियम इरिडियम क्यों यूज़ किया गया वो हमने डिस्कस कर लिया। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बनाया, ऐसा ही क्यों बनाया कि उसकी हाइट और डायमीटर बराबर हों। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर की खास प्रॉपर्टी होती है, फॉर ए गिवन वॉल्यूम इसका एरिया मिनिमम होता है। ठीक है, आप कई सारे सिलेंडर्स बनाओ इतने ही वॉल्यूम के, इतने ही मास के, तो उन सारे सिलेंडर्स में जो एरिया मिनिमम होगा, जो एक्सपोज्ड एरिया मिनिमम होगा, वो किसका होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। ठीक है, एक्सपोज्ड एरिया इज मिनिमम। एक्सपोज एरिया इसलिए मिनिमम रखा है ताकि प्लेटिनियम का वैसे तो ऑक्सीडेशन बहुत ही कम होता ही नहीं है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस है वो ऑक्सीडेशन के लिए, लेकिन फिर भी सरफेस जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा एक्सपोज्ड एरिया बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए उन्होंने कहा कि एरिया भी हम क्या रखेंगे, मिनिमम रखेंगे। ठीक है, और ये जो सिलेंडर रखा हुआ है ये रखा कहाँ है, ये रखा है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये पेरिस के पास एक जगह है, सेवरस, नियर पेरिस इन फ्रांस। ठीक है, और इसकी जो कॉपीज़ होती हैं वो पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। इंडिया में जो इसकी कॉपी आई थी
वो हमारी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में रखी हुई है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में इसकी कॉपी रखी हुई है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो गया कि 1 किलोग्राम क्या है। ठीक है, जो आपने बेस माना है, बेस यूनिट 1 किलोग्राम, उसका जो स्टैंडर्ड है किलोग्राम क्या हुआ, यूनिट। और ये जो उसका यूनिट का जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड। क्लियर। अब बात करते हैं टाइम की। फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम और उसकी जो फंडामेंटल यूनिट है सेकंड। सेकंड को किस तरह से डिफाइन किया गया, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी जानेंगे कि पहले सेकंड को किस तरह से डिफाइन किया गया था, फिर किस तरह से मॉडिफिकेशन हुआ है उसमें। तो सबसे पहले जो सेकंड को डिफाइन किया गया था वो क्या था, 1000 AD में, यानी आज से लगभग 1000 साल पहले। पर्शियन मुस्लिम स्कॉलर अल बरूनी, हिस्ट्री में काफ़ी नाम है अल बरूनी का, पर्शियन ईरान का पुराना नाम जो था वो पर्शिया था। पर्शियन मुस्लिम स्कॉलर अल बरूनी। ठीक है, उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया था, उन्होंने ये कहा था कि जो एक दिन होता है, 1 डे, अगर हम एक दिन में देखें तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। उन्होंने इस तरह से डिवीज़न किया। तो 1 सेकंड जो उन्होंने कहा, तो 1 सेकंड हो जाएगा 1/24 × 60 × 60 डेज। डे का, एक दिन का जो इतना फ्रैक्शन होगा 1/24 × 60 × 60, वही क्या होगा, 1 सेकंड के बराबर होगा। और ये कितना आता है, ये आता है 1/86,400। ठीक, तो उन्होंने सेकंड को किस तरह से एक्सप्लेन किया, इट इज़ द 1/86,400th पार्ट ऑफ ए डे। ठीक, और ये डेफिनेशन जो है वो लगभग 1960 तक चली है, यानी लगभग 1000 साल तक ये डेफिनेशन सर्वाइव करी है। ठीक है, लेकिन 20th सेंचुरी में जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आई और उन्होंने ये रिवील किया कि ये जो दिन है, दिन की जो लेंथ है, ठीक है, एक्चुअली वो स्लोली क्या करती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है और वो वेरिएबल है। ठीक है, कभी किसी सीज़न में ज़्यादा होती है, किसी सीज़न में कम होती है। ठीक है, और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस रिवील दैट द लेंथ ऑफ द डे इज स्लोली इंक्रीजिंग, सो द अर्थ एंड सन मोशन इज नॉट सुटेबल फॉर द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन। तो अब इस टाइम की जो यूनिट है सेकंड, उसके बेसिस के लिए इस डेफिनेशन को अब हम यूज़ करना वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो अब जो पिक्चर में आई वो आई एटॉमिक क्लॉक्स। ठीक, तो अब जो सेकंड डिफाइन किया गया है वो किस तरह से डिफाइन किया गया है वो ढंग से देखना है आपको। वो उन्होंने कहा है कि सीजियम जो एटम होता है, सीजियम 133, अगर ये एटम रेस्ट में है, एट रेस्ट, और उसका जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन अप्रोचिंग है, 0 केल्विन एग्जैक्टली 0 केल्विन तो अटेन नहीं किया जा सकता, लेकिन अप्रोच किया जा सकता है। तो जब ये एटम रेस्ट में होता है और ग्राउंड स्टेट में, एट रेस्ट, एट 0 केल्विन, एट इन ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में इसके 2 हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन का जो रेडिएशन है उसकी कुछ साइकिल्स के बराबर 1 सेकंड उन्होंने कहा है। अभी आपको ये समझ में आना मुश्किल होगा, ये आपको समझ में आएगा जब हम एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा ग्राउंड स्टेट में 2 हाइपरफाइन लेवल्स के ट्रांजिशंस से जो रेडिएशन एमिट होगा उस रेडिएशन की 9192631770 साइकिल्स के बराबर
जो टाइम होगा उसको हम 1 सेकेंड बोलेंगे। तो 1 सेकेंड कितना हमने डिफाइन किया है 9192631770 साइकिल्स ऑफ द रेडिएशन corresponding to the transition between the two hyperfine levels। अभी बस आपको ये याद कर लेनी है डेफिनेशन, ये हाइपरफाइन लेवल्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन कैसे होता है, जब ट्रांजिशन होता है तो रेडिएशन कैसे निकलता है, वो सारी चीज़ें हम एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम। उसमें और भी जोड़ सकते हैं एटम एट रेस्ट एट 0 केल्विन। ठीक, तो अभी ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। ठीक है, बाद में हम जब एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि जब भी कोई एटम या न्यूक्लियस एक लेवल से दूसरे लेवल में आता है तो उस लेवल के डिफरेंस के बराबर वो एनर्जी रेडिएशन एमिट करता है। उस रेडिएशन की कुछ साइकिल्स होती हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, तो उसकी इतनी साइकिल्स जो हैं वो 1 सेकंड में पूरी हो जाती होंगी। तो 1 सेकंड उन्होंने कैसे डिफाइन किया, 1 सेकंड कहा है कि इतनी साइकिल्स ऑफ ए रेडिएशन corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium 133। क्लियर, तो ये होगी डेफिनेशन आपकी किसकी, सेकंड की। अब हम बात करते हैं करंट जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी यूनिट एम्पियर की। ठीक है, तो एम्पियर क्या है, एम्पियर है आपकी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, किस तरह से डिफाइन की गई है 1 एम्पियर, किस तरह से डिफाइन किया गया वो आपको ढंग से समझना है। इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से हम पढ़ेंगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे और उसमें 2 वायर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ पे फिर से हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अभी के लिए यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। अगर ये 2 पैरेलल वायर्स हैं और उनमें अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक, तो ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं, एक वायर में के करंट की वजह से ये अपने आसपास वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर में फ्लो होने वाली करंट पे फोर्स लगाता है। इसका उल्टा भी आप समझ सकते हो कि दूसरे वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से दूसरा वाला वायर अपने आसपास रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले वायर पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, फोर्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो जब 2 पैरेलल वायर्स होते हैं और उनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किसका फोर्स होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, एक में करंट ऊपर की तरफ जा रही है, दूसरे में करंट नीचे की तरफ आ रही है, तो उनमें जो फोर्स लगेगा वो किसका फोर्स होगा, रिपल्शन का फोर्स होगा। तो उस फोर्स को हम, वो फोर्स जो है वो करंट पे डिपेंड करता है, उनके बीच के सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने उस फोर्स को यूज़ किया करंट की डेफिनेशन के लिए। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 2 वायर्स हैं जिनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ठीक, इसमें और दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है, इसमें भी करंट फ्लो हो रही है आई और इसमें भी करंट फ्लो हो रही है आई। सेम डायरेक्शन में सेम करंट फ्लो हो रही है, तो दोनों में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसको नाम दे दिया हमने एफ। ठीक, तो हम जब करंट एडजस्ट करेंगे तो फोर्स एडजस्ट होगा। ठीक है, करंट बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, करंट कम करोगे फोर्स कम होगा। ठीक है, तो जब इनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि फोर्स तो लेंथ पे लग रहा होगा, यहाँ पे भी फोर्स 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 लग रहा होगा, और ये वायर्स जो हैं वो लॉन्ग वायर्स हैं,
तो हम पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ अगर लें 1 मीटर लेंथ लें तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L अगर उसको हम लिखें F/L से रिप्रेजेंट करें, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ जब जिन करेंट्स की वैल्यूज़ पे वो 10⁻² इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन के बराबर होता है। न्यूटन पर मीटर आएगी उसकी यूनिट, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक, आप करंट चेंज करोगे फोर्स चेंज होगा, करंट बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, करंट कम करोगे फोर्स कम होगा। ठीक है, तो करंट की जिस वैल्यू के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर होता है, करंट की उस वैल्यू को हम 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, करंट की उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर हमने माना है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या लिखना है, आपको इसमें लिखना है लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर्स कैरिंग इक्वल करेंट्स इन सेम डायरेक्शन। लिखते जाना है आपको, लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर्स कैरिंग इक्वल करेंट्स इन सेम डायरेक्शन having a separation of 1 meter, having a separation of 1 meter are attracted by a force per unit length of 2 into 10⁻⁻7 Newton per meter, are attracted towards each other by a force per unit length of 2 into 10⁻⁻7 Newton per meter, then the current in any of the wires is called 1 ampere. Then the current in any of the wires is called 1 ampere. Clear?